नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम भारत। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पर्चे की मोहताज नहीं है। किसान नेता है, नाम है शौकत अली चेची। ज़िला गौतम बुद्ध नगर से बिलॉन्ग करते हैं, लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। किसानों की आवाज़ संसद से लेकर विधानसभा तक उठाते हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए वह हस्ती है जिसका नाम है शौकत अली चेची। पूछ लेते हैं शौकत अली चेची से किस तरह से किसानों की मदद कर रहे हैं। पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, वह अपने बारे में परिचय देंगे। आपका न्यूज़ टाइम भारत पर बहुत बहुत स्वागत है शौकत अली चेची जी। धन्यवाद आपका और आपके चैनल को। मैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन बलराज, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। सो पेशे से किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसानों की आवाज़ के बारे में आपने बता ही दिया है। मुझे गर्व है कि जय जवान जय किसान के नारे को जब देश की जनता आवाज़ लगाती है, यह हमारे पूर्वजों ने दिया था। शौकत अली जी, जिस तरह से वर्तमान की स्थिति, विधानसभा चुनाव, जगह जगह पर किसानों का प्रदर्शन, आने वाले समय में क्या इन प्रदर्शनों का असर विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पड़ पाएगा? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इस पे 100% असर पड़ेगा, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को 70% लगभग किसान अपने कंधों पर संभाले हुए हैं और लगभग 60% किसानों के बेटे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं। आज जो केंद्र में बैठी सरकार है या प्रदेश में बैठी सरकार है, या यूँ कहें कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो किसानों को, अन्नदाता को अपमानित कर रहे हैं। जायज़ हक मांगना कोई अपराध नहीं है और उनको अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है, अपराध की तरह उनको देखा जा रहा है। अलगाववादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने किन किन नामों से उनका अपमान किया जा रहा है। अब तो एक नई मंत्री आई हैं जिन्होंने नाम दिया है मवाली। तो ये जो अपमान किसान का हो रहा है, ये किसान का अपमान नहीं हो रहा, ये पूरे देश की जनता का अपमान हो रहा है। इसका खामियाजा तो सत्ता में बैठी सरकार को भुगतना पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर व अन्य बॉर्डरों पर किसान संगठन बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका संगठन के कार्यकर्ता या पदाधिकारी कभी उनके बीच जाते हैं? आपका संगठन क्या उन्हें समर्थन करता है? क्या उनकी जायज़ है वहाँ पर बैठना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो वीएम सिंह जी हैं, वो किसानों की आवाज़ पुराने समय से ही उठाते आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज, उन्होंने साझा गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दिया था। टिकैत साहब बाद में आए थे। उसके बाद में हम बराबर लगातार चलते रहे, हम अपनी आवाज़ उठाते रहे। लेकिन 26 जनवरी पे जो हुआ, उससे हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएम सिंह जी, रिटायर फौजी बलराज भाटी जी आहत होकर और उन्होंने अपना धरना वहाँ से हटा लिया। और रणनीति हमारी फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह, गांव-गांव में जा कर के चलती रही, जो आज भी जारी है। और लखनऊ तक भी हमारा संगठन गया, वहाँ भी गन्ने को लेकर के, आदि चीज़ों को लेकर के वहाँ भी हमने ये आवाज़ उठाई। शौकत जी, जिला गौतम बुद्ध नगर में जब से मुआवजे की बात हुई है, उसके बाद लोगों के दिलों में कहीं न कहीं एक ज़हन है, रहता है कि अब गौतम बुद्ध नगर में कहाँ कृषि हो रही है। लोग बनावटी के लिए राजनीति करते हैं, नए-नए संगठन बना लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछूँगा, क्या आप आज भी किसानी कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है और मैं इस बात का धन्यवाद आपको देता हूँ। मेरे हाथों में ठेक पड़ी हुई हैं, आप गिन सकते हैं। ये किसान की पहचान होती है। या तो मजदूर के हाथ में ये ठेक पड़ेंगी या किसान के हाथ में ठेक पड़ेंगी, यहीं से किसान की पहचान है। और अगर मैं बात करूं तो भाई मैं कौन सी फसल उगाता हूं, जब मेरी उम्र 12 साल की थी, मैं तब से खेती करता चला आ रहा हूं, आज भी मैं खेती कर रहा हूं। मैं ज़्यादातर गेहूं और धान की फसल पैदा करता हूं। अगर इस तरीक़ा के ये सवाल आते हैं कि भाई वो तो बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं और अच्छे-अच्छे सूट
या कपड़े पहनते हैं, कोठी हैं उनके, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसान जो है फटे कपड़े पहने गाड़ियों में न बैठे? क्योंकि उनके पास में कोई हराम की दौलत नहीं है, ना ही कोई 2 नंबर की दौलत है। उनके पास में खून पसीने की कमाई की दौलत है। किसान लगभग 70 साल या 75 साल नहीं कहेंगे हम, जब से गुलामी में था तब से अपनी आवाज़ को उठाता चला रहा है, क्योंकि किसान ईमानदार है, मेहनती है, सुशील है, आशावादी है और परोपकारी है। अगर पुण्य या सवाब का काम करता है तो भारत के अंदर, या मैं ये कहूँ धरती के अंदर, सबसे बड़ा किसान ही है। किसान कभी अमीर नहीं होता, लेकिन ज़मीन एक बार हुई तो किसानों ने अपनी गाड़ी खरीद ली, अपने कोठी बंगले बना लिए, लेकिन उन्होंने किसी की चोरी नहीं करी, उन्होंने किसी के साथ में कोई हेरा फेरी नहीं करी, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। तो ये जो चीज़ें आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो है बहुत शर्मनाक बयान है इस तरीक़ा के जो लोग देते हैं। क्या किसान को अपना एक हक मांगने का अधिकार नहीं है? सच्चाई की आवाज़ को दबाने के लिए किसानों पर यानी अन्नदाताओं पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है? किसान एक ऐसी हस्ती है इस ज़मीन पर जो 184 यूनियों का भी पेट भरती है, अपने आप खुद भूखा रह करके खून पसीने की कमाई से, और इस देश को, इस दुनिया को, सबको खिलाता है। क्योंकि लोकप्रियता अगर भारत की है तो वो किसानों की बदौलत है, न कि किसी राजनेता की बदौलत, न कि किसी उद्योगपति की बदौलत। क्योंकि जो फर्नीचर है, मेडिसिन दवाई हैं, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, फल है, दूध है, मीट है, न जाने अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं। चाहे हम दाल सब्जी को लेकर के चल रहे, ये तो एक आम चीज़ है, लेकिन इससे अलग चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये भी जुड़ी हुई हैं, और यहाँ से भारत से वो निर्यात होती हैं और वहाँ से दूसरी चीज़ें आयात होती हैं, जैसे मुख्य तौर पर डीजल पेट्रोल है। शौकत अली चेची जी, जिस तरह से किसानों ने अपना निशाना साधा पश्चिम बंगाल में, अब आवाज़ उठ रही है कि पहले पश्चिम बंगाल में हराया, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। टिकैत साहब कहते हैं कि अब हम लखनऊ का भी घेराव करेंगे। जिस तरह से हमने दिल्ली के रास्ते जाम किए हैं, लखनऊ का रास्ते भी जाम करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि यह एक मजबूत आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान की योगी सरकार को झटका दे सकती है ये तो? देखिए, बहुत ही आपका अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये हक किसी का देते नहीं हैं, इनसे हक छीना जाता है। और छीनने के लिए जब इंसान का कहीं भी हाथ दब जाता है या पैर दब जाता है तो वो चिल्लाता है। तो किसान के अब हाथ और पैर दबे हुए हैं तो किसान चिल्ला रहा है। वोट की चोट से किसान जो है, जो बंगाल में हुआ है वही यूपी में करने की पूरी जोर कोशिश करेगा। आने वाला समय बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन किसान कोई भी अपनी रणनीति या मेहनत में कसर नहीं छोड़ेगा ताकि भाजपा को पूरी तरीक़ा से हराया जाए। जिस तरह से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भारी संख्या है किसानों की, किसान खेती करते हैं, क्या जब चुनाव आता है, विधायक हो या सांसद हो, वोटों को लेकर किसानों के घर भी जाते हैं? उन विधायक और सांसदों को अब इतना तो करना चाहिए कि कम से कम किसानों के बीच आए, शब्द रखे, अपनी बात रखे, लेकिन पार्टी के नाते नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे। तो क्या मानते हैं कि कितना सांसद और विधायकों पर दबाव है कि वह अपने प्रतिनिधि के नाते अपनी जनता से कुछ नहीं बोल पा रहे? ऐसा तो नहीं है कि किसानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, किसानों ने उन्हें वोट दिया, जिताया भी, कई किसान नेता उनके फेवर में रहे, लेकिन आज वह किसान उससे सामने मिलने को कैमरे के तैयार नहीं है। क्या ये वर्तमान की जो सरकार है उसका दबाव है, या डर है, या टिकट कटने का डर है? आप बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं, समाधान कुछ नहीं। यह जो भाजपा सरकार है, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या योगी जी की सरकार है, ये अपने आप को सब गुण संपन्न समझते हैं, लेकिन ये जानते कुछ नहीं है और मानते किसी की नहीं है। उसी विषय पे मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने जिनको वोट देकर पहुँचाया, अपने आप को वो 70%
यानी आज की डेट में अगर गिनती करी जा तो 70% वो किसान बैठे हुए हैं जीते हुए, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं कई कारणों से, जिसका मुख्य कारण ये होता है कि घोटालेबाज तो होते ही हैं। आज अगर गिनती करी जाए तो लगभग जो बताया जा रहा है, जो लोगों में चर्चा है कि 250 के करीब सांसद क्रिमिनल केस में लिप्त हैं, जिसमें घोटाले मुख्य मुद्दा है। अगर उस आवाज़ को वो उठाते हैं तो आपने देखा है देश के अंदर के भारत समाचार चैनल रहा और भास्कर, दैनिक भास्कर जो समाचार वो अखबार है, वो सच्चाई को उठा रहे थे तो उन पे रेड डाल दी गई, लेकिन मिला क्या, ढाक पे 3 पात। तो ये जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, इनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, इनके अंदर वो दम नहीं है, क्योंकि ये अपने दम पर नहीं जीते, वो ये केवल मोदी जी के दम पर जीते हुए हैं। इस वजह से वो गुलाम कह लें उनको या उनको कायर कह लें, मैं तो कायर ही कहूँगा, क्योंकि जनता के बीच में जब दोबारा जाएंगे वे तो क्या लेकर के जाएंगे, क्या कहेंगे जनता से। मुझे लगता है शायद उनको जो है जनता जूतियों की माला पहनाएगी, उनके पीछे लठ लेके दौड़ेगी, और खासकर किसान तो इनसे बहुत ज़्यादा खपा है। जिस तरह से चेची जी हम भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि केवल राजनीति करने के लिए बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, लेकिन हमने कवर किया, हम गए उनके बीच, रातों को कैसे सोते हैं, भरी होश में सो जाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, मच्छर भी है, हर चीज़ है, लेकिन कैसे वो लोग आरोप लगा देते हैं। आप भी लखनऊ में धरना प्रदर्शन देने गए, वहाँ पर रुके, कैसे आपको महसूस हुआ? क्या वाकई बॉर्डर पर बैठे किसान एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को कितनी जल्दी इस पर समाधान की कोशिश करनी चाहिए? लंबा समय हो गया है, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, सरकार की छवि भी खराब होती नज़र आ रही है और एक जो भारत का नाम है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि एक जो किसान, जो अन्नदाता है, वो बॉर्डर पर बैठा है अपने हकों को लेकर। क्या मानते हैं कि ये कृषि कानूनों में बदलाव होना चाहिए या बिल्कुल ही खत्म होने चाहिए? देखिए, आपने सवाल बहुत लंबा कर दिया है तो मुझे जवाब भी थोड़ा लंबा ही देना पड़ेगा कि जिस तरीक़ा की ये गतिविधियां चल रही हैं। अब एक बात आप बताइए कि आप पत्रकारिता करते हैं, आपके संज्ञान में कोई घटना आएगी तो आप जो है अपना कीमती समय निकाल कर जाएंगे, कोशिश करेंगे आपका कम से कम खर्चा हो, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जो है इंसान का पेट भरना भी दूभर हो रहा है। जो किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं या देश के अलग अलग कोने में कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। इस चीज़ को शर्म आनी चाहिए इन सत्ता में बैठे लोगों को कि इन्हीं किसानों ने, देश के अंदर लगभग 80 करोड़ किसान हैं, ये किसान अगर इनको सत्ता में बैठा सकते हैं तो इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं, जिसका खामियाजा इन्होंने बंगाल से मिल चुका है, ये संदेश इन्हें पहुंच चुका है। अब सवाल ये आता है कि आपने कहा कि विदेश में जो है हमारे भारत की छवि धूमिल हो रही है, यह मैं समझता हूं कि 100% सही है, क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और ये फ़ोन का जो जो सिस्टम चल रहा है, ये वर्ल्ड के कोने कोने में ये आवाज़ जा रही है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसको जो है केंद्र सरकार क्यों इससे पीछे नहीं हट रही। केंद्र सरकार पूरी तरीक़ा से फंसी हुई है, उसको यह मालूम नहीं था कि देश के ये पिछले 7 सालों में जो केंद्र की सरकार है, क्या पत्रकारों ने जो है आंदोलन नहीं किए, पुलिस ने आंदोलन किए, व्यापारियों ने किए, वकीलों ने किए, और तो और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बाहर आए और उन्होंने भी अपनी बात को रखा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट संस्था हैं या सरकारी संस्था हैं, सब ने रोड पर आकर के आंदोलन किए और उस आंदोलन को कुचलने के लिए इस तानाशाही सरकार ने उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करा करके और उनको जेल में डाल दिया। बहुत सारे हमारे साथी पत्रकार जो हमारे अपने थे, जिन्होंने सच्चाई की आवाज़ उठाई, उनको तो मौत के घाट भी उतार दिया गया। तो इन्होंने सोचा कि किसानों को भी इसी तरीक़ा से फेंक देंगे। ये अडानी अंबानी के उंगली के इशारों पर मोदी सरकार चल रही है, ये समझते हैं कि भाई किसानों को भी इस तरीक़ा से फेंक दिया जाएगा,
लेकिन इनको बहुत बड़ी ये भूल कर रहे हैं। किसानों पर जितना ये आरोप लगाएंगे, जितना ये आंदोलन को लंबा खींचेंगे, उतना ही भाजपा सरकार का नुकसान होगा। वोट की चोट से किसान जो है इनको बता देगा कि भी किसान किसे कहते हैं, अन्नदाता किसे कहते हैं। केंद्र सरकार दावे करती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन आंकड़े ये आते हैं कि मौतें हुई हैं। क्या आप भी फील्ड में थे, आप भी लोगों से मिल रहे थे, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते आप भी लगातार बातचीत कर रहे थे, क्या आप मानते हैं कि ये दावा केंद्र सरकार का सही है? देखिए, इनके पास में, केंद्र सरकार के पास में 3 नीतियां हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। झूठ, गुमराह, नफरत, इन तीनों चीज़ों पर ये टिके हुए हैं। जब तक देश की जनता इन तीनों इनकी नीतियों को नहीं समझेगी, तब तक इसी तरीक़ा से गुमराहवादी ये सोच आगे चलती रहेगी। अब सवाल इस चीज़ का है कि ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत के हिसाब से, चाहे मीडिया हो या पुलिसकर्मी हो या सामाजिक संस्थाएं हो या राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हों, वो सब के सब मदद कर रहे थे। टीवी पे डिबेट में बहस हो रही थी कि भाई ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन जो है कभी अरब से आ रहा है, यानी बहुत सारे हमारे विदेशों ने, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने इतनी मदद करी थी। ये ऑक्सीजन किस लिए आ रही थी? आखिर इसका कारण क्या था? अगर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई तो फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों चिल्ला रहे थे लोग? तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। अब मैं सवाल इस चीज़ पे आता हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब वो गंगा जी में, नहरों में, नालों में वो बहती हुई लाशें, वो किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी, और उनको जानवर नोच कर खा रहे थे, पंछी नोच कर खा रहे थे। और जब मीडिया के माध्यम से आप जैसे जो पत्रकार थे, जो ईमानदार पत्रकार थे, उन्होंने आवाज़ दिखाई, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आवाज़ आई, और योगी जी ने उठाया हेलीकॉप्टर और यूपी में दौरा करना शुरू कर दिया। तो ये सवाल बनता है कि क्या कोरोना जो है हेलीकॉप्टर को देखकर भाग गया? अगर कोरोना बीमारी है तो कोरोना बीमारी तो दवाई से भगेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत से भगेगी, डॉक्टरों की देखरेख में भगेगी, उसका इलाज होगा। तो इनकी जो नीतियां हैं ये केवल एक भ्रम पैदा करती हैं। इनके अंदर केवल वो चीज़ है कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लोगों के दिमाग को ये डाइवर्ट करते हैं। लेकिन देश की जनता, खासकर देश का अन्नदाता, जिनकी जनसंख्या 80 करोड़ के आसपास है, वो समझ गए हैं। वो ये योगी जी हों या मोदी जी हों, योगी जी तो यानी अपराधियों की गाड़ी पलटती हैं, किसान इनकी कुर्सी पलट देगा। चेची जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलन, जगह जगह आवाज़ें, बढ़ती महंगाई, पूरे देश भर में रसोई का, यानी कि राशन भी महंगा, तो महिला कहीं ना कहीं बाहर नहीं कह पा रही हैं, लेकिन उन्हें किचन का जो खर्चा है बहुत भारी पड़ रहा है। एक परिवार को चलाने वाला है, लेकिन महंगाई इतनी है, कंपनी को आना जाना है, डीजल पेट्रोल की स्थिति 100 से पार हो चुकी है। इसको क्या मानते हैं कि इससे क्या ज़मीनी स्तर या गांवों में रहने वाले लोगों को भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि इस बढ़ती महंगाई से वह त्रस्त हैं? क्या मानते हैं आप? बातचीत करते होंगे गांव में, लोग महंगाई का जिक्र करते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। मैं इसमें कई चीज़ जोड़ देता हूँ कि मैं बचपन से वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूँ। देहाती रागनियों का, होलियों का, भजनों का मैं सिंगर रहा हूँ, और पेशे से किसान तो हूँ। तो जाहिर सी बात है, मुझसे हर जाति धर्म का, गरीब से अमीर तक सभी लोग मुझसे मिलते हैं, सभी मुझसे बात करते होंगे। तो इस चीज़ में मैंने जो देखा है, चाहे उनकी आवाज़ खुलकर सामने नहीं आ रही, वजह क्या है? एक डर का माहौल है, क्योंकि मोदी जी के या योगी जी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो 2014 में मैं 5 रुपये के, छोटी सी चीज़ को लेके आता हूं, 5 रुपये का नट बोल्ट लाता था। अब जो मैंने नट बोल्ट खरीदा वही नट बोल्ट 20 रुपये का है, तो चौथाई का रेट बढ़ गया। अब डीजल पेट्रोल की आपने बात करी, तो विदेशों से डीजल पेट्रोल जो भारत सरकार खरीद रही है लगभग 32 रुपये, और यहाँ पे
भारतवासियों को जिन्होंने वोट देकर जिताया, जो जीएसटी टैक्स देते हैं, जो वोट देकर सत्ता में बैठाते हैं, उनका खून चूसने के लिए देश की आर्थिक स्थिति नाजुक मोड़ पर चली गई है। इनके पास में कोई संसाधन नहीं है। इस वजह से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को बढ़ाया जा रहा है। 2014 में ही, 14 से पहले जो 12 का रेंट था वो 750 रुपये के करीब था। आज 1900 से लेके 2500 तक का रेंट है। तो ये चीज़ देख रहे हैं कि मान लीजिए गैस की भी ज़रूरत है सबको, और डीजल पेट्रोल की भी ज़रूरत है, बिजली की भी ज़रूरत है। तो इसको तो जनता खरीदेगी, इसको तो लेगी। तो इसी पे रोड पे ढाइए, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से जो लॉकडाउन जो किया है, नोटबंदी जो की है, जीएसटी जो लगाई है, पूरे देश को खिंड बिंड कर दिया। इस वजह से कि जो आपने महिलाओं का जिक्र करा या आम आदमी का, गरीब मजदूर का जिक्र करा, वो सारी चर्चाएं में हैं। इन्होंने जो है 35 श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया। जिस आदमी की सैलरी 20,000 रुपये थी, आज वो 10,000 रुपये में करने को मजबूर है। इन्होंने कहा था कि भी हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। लगभग इन्होंने 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार बना दिया। अगर देखा जाए गहराई से, तो चाहे भले ही वो जो टीवी डिबेट में बैठ करके वो एक वो हो जाता है अर्थशास्त्री, कोई कुछ हो जाता है, कोई किसान नेता बन करके बैठ जाता है, ये पिट्ठू हैं। लेकिन वो धरातल पे आकर के देखें आखिर सच्चाई क्या है। चेची जी, जिस तरह से योगी और मोदी को आप किस तरह मानते हैं? क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी वापस आते हैं और लोकसभा चुनाव में क्या मोदी वापस आते हैं? अगर आते हैं तो लोगों को पसंद होगा, उनको महंगाई ज़्यादा नहीं लग रही होगी, तो क्या मानते हैं? क्या लोग अपने नेता को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या महंगाई का मुद्दा हावी पड़ेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि मैं पहले हमारे माननीय मोदी जी की मैं बात कर लेता हूं कि वो जो है चौबीसों घंटे टीवी के इर्द गिर्द ही रहते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। 56 इंच का जो सीना था उन्होंने अपने देशवासियों पे इस्तेमाल किया है, न कि उन्होंने चीन पे किया, न कि उन्होंने नेपाल पे किया, ना ही पाकिस्तान पे किया। और मोदी जी ने जो उनकी कार्यशैली रही है, जो हमारे पूर्वजों ने देश आज़ाद करके अपने प्राणों की आहुति दे करके और आज देश को तरक्की की तरफ लेकर के आए, और मोदी जी ने आकर के सारी संस्थाओं को गिरमी रख दिया। यहाँ तक कि लाल किले को तो सबसे पहले ही गिरमी रख दिया। तो इनकी जो वो नीतियाँ जो रही थीं, जो लोगों ने विश्वास जताया था कि मोदी जी आएंगे, काला धन वापस आएगा, काला धन तो विदेशों में डबल हो गया। क्यों हो गया? वो डबल कैसे होगा? इनको तो जो है वो काला धन वापस लाना था, लेकिन विदेशों में काला धन डबल हो गया। इन्होंने सैर सपाटों में, जब से ये लॉकडाउन की प्रक्रिया है, जब से इनका विदेश जाना छूट गया, लगभग इन्होंने 36,000 करोड़ के करीब का खर्चा किया है, लेकिन विदेशों से लाए क्या? केवल बदनामी। आज जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इनकी नीतियों से सब नाराज हैं। अब मैं अगर योगी जी की बात करूं, तो योगी जी ने क्या दिया? गौ रक्षा के नाम से किसानों को बर्बाद कर दिया। जो किसानों को लाभ मिलता है पशुओं से, लगभग 30% के करीब, आज इन्होंने उन पशुओं को किसान का दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि 30% का उल्टा अब वो आवारा पशु उनका किसान का नुकसान कर मैं रहे हैं। रोकूंगा आपको। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि मायावती ब्राह्मण सभा करने वाली हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सरकार बनने पर रोजगार देंगे। क्या आप मानते हैं कि इन्होंने जो अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है उसके पास आकर ऐसी घोषणा करी है, क्या इनको पहले आना चाहिए था? क्या ये राजनीति कर रहे हैं? वाकई कुछ समय देरी हो गई है? बहुत ही पॉइंटेड सवाल है आपका, क्योंकि अखिलेश जी को जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चर्चा चल रही है, जो टीवी में चर्चा चल रही है कि भी अगर फाइट करेगी भाजपा से तो केवल सपा सरकार करेगी, तो ये कह रहे हैं कि भाई देर आए दुरुस्त आए।
अब रहा 300 यूनिट बिजली फ्री का, क्योंकि अखिलेश सरकार पहले जब सत्ता में रही थी तो इन्होंने 150 रुपये का बोनस दिया था किसानों को, नहरों का जो पानी था वो फ्री था, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं किसानों के हक में जो आज जनता याद करती है। जो लड़कियां हैं जो अच्छे नंबर लाती थी उनके लिए 30,000 रुपये इन्होंने दिया था, और बहुत सारी चीज़ें हैं, विधवा पेंशन इन्होंने दी थी। सवाल यही आता है कि अखिलेश जी की जो आपने चर्चा करी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है कि सपा सरकार को अब ट्यूटर ने खेल करके, जैसे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी रोड पर 24 घंटे रहते हैं, इनको रोड पे आ जाना चाहिए, वरना तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देश के अंदर लगभग या प्रदेश के अंदर 15% के करीब वोटर ऐसा होता है जो 100 रुपये में, एक दारू की बोतल में, मिठाई के डिब्बा में, सूट साड़ी में अपनी वोट को बेच देता है। उसे ये मालूम नहीं है कौन पार्टी लाभ कर रही है कौन नुकसान कर रही है। बसपा के ब्राह्मण सभा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बसपा का, तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, क्योंकि बसपा ने तो अपना जनाधार खो दिया है। मेरा जहाँ तक मानना है कि ब्राह्मण बसपा के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, उस नारे को भूले नहीं हैं लोग। वो समय एक अलग था कि उन्होंने जो है दलितों को लेकर, मुस्लिमों को लेकर के एक अपनी मजबूत आवाज़ उठाई थी, जिसमें अच्छी एक छवि निकल कर आई, क्योंकि सपा से सबसे पहले उन्होंने गठबंधन किया और उप मुख्यमंत्री रही थी। उस आवाज़ को देख करके उन्होंने सोचा कि भाई ये जो महिला हैं ये मुख्यमंत्री के लायक हैं। लेकिन अब इन्होंने अपना जनाधार बहन जी ने खो दिया है। अब चाहे ये दलितों का आलाप करें या मुस्लिमों का लाभ करें या ब्राह्मणों का या किसी अदर्स का, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में या आम लोगों के बीच में ये चर्चा है कि बहन जी तो भाजपा की बी टीम बन गई हैं। आजम खां के लिए इतनी देरी क्यों? क्या अभी प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी थी? आजम खां तो काफ़ी दिनों से जेल में हैं, बीमार चल रहे हैं। सपा को क्या एक्टिव होने की जरूरत नहीं थी काफ़ी समय पहले? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ देता हूँ कि जैसे किसानों की अगर बात आती है कि किसान राजनीति कर रहे हैं या किसान राजनीति से जुड़े हुए हैं या दूसरी पार्टियां इनको जो है प्रेरित कर रही हैं, वो उकसा रही हैं। हर यानी 90% वोटर जो है हर पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, चाहे उसका लगाव सपा से हो, बसपा से हो, कांग्रेस या बीजेपी से। तो मेरा लगाव बसपा से है, लोक दल से है। उसके दो रीज़न हैं कि जो लोक दल उत्तर प्रदेश में है वो केवल किसानों की बात करती है, और जो समाजवादी पार्टी है, जो अखिलेश यादव जी हैं, वो यदुवंशी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज कहे जाते हैं। और माँ राधा जो थी वो चेची गोत्र से थी, इस वजह से आप बार बार चेची कह रहे हैं, तो माँ राधा जी जो थी वो चेची गोत्र से थी, तो इसलिए मेरा दोनों पार्टियों में लगाव है। अब सवाल आता है कि आजम खां जी के बारे में। आजम खां जी के बारे में अगर उनके परिवार से पूछा जाए तो जब ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो पैरवी कर रही है सपा सरकार, अपने दम पर कर रही है। अब आपने देखा होगा वेदांता में उनका इलाज चल रहा है, जब भी कोई दिक्कत होती है अखिलेश जी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं समझ पा रहा कि उनकी रणनीति को आखिर वो छुप कर क्यों मदद कर रहे हैं, उन्हें खुल्लम खुल्ला मदद कर लेनी चाहिए। एक बार जो आजम खां जी की धर्मपत्नी हैं, बीवी हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि सपा सरकार हमारी पूरी, सपा पार्टी हमारी पूरी मदद कर रही है, अखिलेश जी से हम संतुष्ट हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है या जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, शुरुआत से ही जो है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजम खां जी की पूरी तरीक़ा से मदद करी।
अब उसमें मैं ये भी जोड़ जाता हूँ कि लोगों के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं कि भाई भाजपा ने आजम खां जी के साथ अच्छा नहीं किया, सपा जो पार्टी है उन्होंने आजम खां जी की मदद नहीं करी, तो मैं जहाँ तक दोषी मानता हूँ, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है, लगभग 36 मुस्लिमों ने आजम खां जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें 36 से अलग 8 के करीब गैर मुस्लिम थे। तो अगर जिन मुस्लिमों ने यह एफआईआर दर्ज कराई है या मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि वोट से शिकार खेला भाजपा ने, और मुस्लिमों के बारे में कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि भाई मुस्लिम दोषी हैं, मुस्लिमों की बदौलत आजम खां जी आज जेल में सज़ा काट रहे हैं, जिन पे मुर्गी बकरा चोरी, ये इतने बड़े कद्दावर नेता, कैबिनेट के मंत्री, यानी सपा में दूसरा नंबर आता है उनका कद्दावर नेताओं में, वो बकरी और मुर्गी चोरी करेंगे? उनको क्या लालच दिया गया है? उन लोगों से शर्म आनी चाहिए उन्होंने कि उनको आज तक अब क्या मिला, जो एक ईमानदार और मुखर नेता थे। मुसलमानों के एक चहीते नेता कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना दावा ठोक रहे हैं और आ रहे हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किस पार्टी के लिए घाटे का सौदा बन सकते हैं और किस तरह से वो मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें ज़्यादातर किस पार्टी को नुकसान देंगे? और बताया जा रहा है कि वो सोहलदेव जो पार्टी है उसके साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो कितना किस पार्टी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है? अपने आप को मुस्लिमों का एक बड़ा नेता मानते हैं, क्या आप उनके लिए क्या मानते हैं, क्या सोच रखते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। ये सवाल बहुत कम पत्रकार करते हैं और लोगों के बीच में चर्चाएं ये भी चल रही हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़कर चलता हूँ कि हमारे देश के अंदर जाति धर्म विशेष के नेता ज़्यादा बनकर उभर रहे हैं, और जो स्पेशल जाति धर्म विशेष का नेता होता है वो किसी का भला नहीं करता, केवल उनको गुमराह करता है। जैसे कि बीजेपी ने लगभग, मेरा जहाँ तक आंकड़ा है, मैंने स्टडी किया था कि मुस्लिमों का 5% नुकसान हुआ है आर्थिक स्थिति से, लेकिन गैर मुस्लिमों का यानी 95%, बाकी जो 95% लोग हैं उनका नुकसान हुआ था, जिन्होंने भर भर झोली वोट दिया था। अगर नेता हो तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, जिसने भीम आर्मी बना रखी है, उस बंदे को आपने देखा होगा। जहां उसकी कौम के किसी भी सदस्य के बारे में कोई भी ज्यादती होती है, चाहे सरकार करे या कोई सामाजिक संस्थाएं करें या गैर बिरादरी का कोई लोग करे, वो वहाँ भाग कर जाते हैं और उनके लिए लाठियाँ खाते हैं, उनके लिए जेल जाते हैं। तो अगर जातिवाद की राजनीति करे तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसी। अब आपने ओवैसी जी पे मैं आ जाता हूँ। देखिए, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, वो बड़े नेता हैं, लेकिन बड़ा इस तरीक़ा से नहीं होता कि वो मुस्लिमों के रहनुमा बने। हालांकि वो दलित वाली भी बात करते हैं, लेकिन वो दलित वाली तो एक ये है कि भाई कल को कोई आरोप नहीं उठावे। अगर ओवैसी साहब मुस्लिमों के रहनुमा हैं तो वो तो बैरिस्टर हैं, और पैसे के दम पे भी वो कोई कमज़ोर नहीं है, बैकग्राउंड उनका बहुत मजबूत है, पैसे की कोई उनके पास में था नहीं है। तो वो तो वर्ल्ड के अंदर भी किसी का भी केस लड़ सकते हैं। तो आज तक कोई भी आदमी ये सिद्ध करके बता दे मुझे कि ओवैसी साहब ने जो है मुस्लिमों का, चाहे शरजील इमाम हो, अखलाक हो, जो ये दादरी में कांड हुआ था, चाहे वो क्या नाम है वो डॉक्टर कफिल हों, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर रहे थे, पहलू खान है, किसका केस उन्होंने लड़ा? आवाज़ तो मैं भी उठा दूंगा मुसलमानों की, लेकिन आवाज़ उठाने से क्या होता है? वो कोई ग्राउंड पे कोई मदद करे। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि आपने जो सवाल किया कि किसको लाभ होगा, सीधा सीधा भाजपा को लाभ हो रहा है, क्योंकि मेरी जो है कई मेरे परिचित उसमें हैं एमआईएम में, उनसे मेरी जब चर्चा हुई तो 100 सीटों के बारे में तो पब्लिक में आ ही रहा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी जो 100 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कहाँ कहाँ लड़ेगी, तो उन्होंने मुझे ये बताया, प्रदेश लेवल के थे, काफ़ी नज़दीक से वो एमआईएम
में उन्होंने कहा था कि जहां 40% जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 50% मुस्लिम होगा, हमारी वहां पार्टी चुनाव लड़ाएगी, कैंडिडेट खड़ा करेगी। मैंने कहा आप तो जो है भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तभी तो लोग आपको कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट। उनका कहने दो, दुनिया से क्या है, कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी पार्टी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 125 के करीब ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम ही हार जीत का फैसला करते हैं, और ये 100 सीटों की जो है इनकी चर्चा कर रही है। तो ये सीधा सीधा 100 सीटों का बीजेपी को फायदा होगा, और मेरा ख्याल है 1-2 सीटें एमआईएम ले सकती है, बाकी जो भाजपा को टक्कर देगी पार्टी, ये उसका नुकसान करेगी एमआईएम। चेची जी, आने वाले लोकसभा चुनाव में काफ़ी समय है, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ग्राउंड जीरो पर जब लोग जाते हैं तो वहाँ जातिवादी का मुद्दा उठ जाता है, हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। आपके गांव में कितने हिंदू मुस्लिम रहते हैं, और आपके कितने दोस्त हैं, और आप कितने मिलकर त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को सिमाई खिलाते हैं, दीपावली पर जाते हैं? आप एक मुस्लिम नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन बलराज के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते आपने अपनी टीम में कुछ लोगों को जोड़ा होगा, अलग अलग समुदाय से होंगे। आज आप न्यूज़ टाइम भारत पर मौजूद हैं, जिसे काफ़ी लोग देखते हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारत जैसे देश में आप समुदाय में ना बंटकर एक एक साथ एक प्याली में खाइए और मजबूत देश को बनाइए, ऐसे नेताओं से दूर रखिए जो आपको बांटने की कोशिश करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी भारतवासी भाई भाई। हमारे पूर्वजों ने यह नारा दिया था, तब इस देश को आज़ादी मिली। जय जवान जय किसान। एकता और जागरूकता, तरक्की का रास्ता, झूठ, गुमराह, नफरत, बर्बादी का रास्ता। हमारे बलराज भाटी जी मेरी ससुराल पड़ोस में ही है, लेकिन मुझे मेहमान कहते हैं। या तो मुझसे अध्यक्ष जी कहेंगे या रिश्तेदार कहेंगे। और ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो गैर मुस्लिम ही ज़्यादा हैं। आज तक मैंने उनके अंदर द्वेष भावना किसी तरीक़ा की नहीं देखी। या तो ये है कि मैं इस द्वेष भावना के खिलाफ़ हूँ, मेरे विचार उनसे मेल खाते हैं। रही गांव के अंदर, हमारे गांव में ऐसी कोई किसी तरीक़ा की चीज़ नहीं है। रहा इस चीज़ का कि जो इस तरीक़ा के जो लोग जो है जाति धर्म की द्वेष भावना फैलाते हैं, उनको उकसाया जाता है। यानी कमान उनकी दूसरी तरफ होती है कि बिल में हाथ दूधे मंत्र में पढ़ूं। इस तरीक़ा से मैं सभी देशवासियों को यही अपील करूंगा कि जो इन चंद लोगों की खातिर अपने भाईचारे को समाप्त नहीं करें, क्योंकि हमारा भारत देश अनेक तरह के फूलों के गुलदस्ता जैसा कहा गया है, जिसकी तरह तरह की खुशबू रोशनी की किरण बनकर देश के कोने कोने में महक रही है। उस महक को ख़त्म न होने दें। हम जाति धर्म की द्वेष भावना में न उलझें। जितने भी पवित्र धर्म स्थल हैं, जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, लगभग 150 के धर्मों के मानने वाले हमारे देश के अंदर वास कर रहे हैं। उस पवित्र धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी की बेईमानी करो, चोरी करो, डकैती करो, किसी दूसरे समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखो। उसमें केवल यही लिखा है कि अमन, चैन, तरक्की के लिए भाईचारे को गले लगाओ, एकता और जागरूकता को गले लगाओ। क्योंकि हम सभी देशवासी का, मैं बाकी पूरी दुनिया के लिए कहूँगा कि हम सभी एक दूसरे के सहारे हैं। अगर आप आए हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि मुझसे सवाल करें। ये आपकी एक रोजी रोटी का सवाल भी है, ये आपकी एक कर्तव्य भी बनता है। मेरा भी एक फ़र्ज बनता है कि मैं भी एक सही जानकारी दूं, एक अच्छी बात करूं। अगर मैं अच्छी बात करूंगा तो आप मेरी अच्छी बात को आगे पहुंचाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर के पास इंसान कब जाता है? जब वो बीमार होता है। अगर डॉक्टर गैर मुस्लिम है और बीमार मुस्लिम है, तो वो जाकर के डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, क्या हुआ भैया? बुखार हो गया। तो वो बुखार की दवा डॉक्टर देगा और उसकी फीस वो फिर ले लेगा। यानी ना तो डॉक्टर ही उसकी जाति पूछेगा, न ही मरीज उसकी जाति पूछेगा। तो हम सभी ये जितने भी बुद्धिहीन लोग हैं जो अपने समाज को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से है, वो अपने परिवार को बदनाम कर रहे हैं, वो अपने खानदान को बदनाम कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहें। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं
जो अमन चैन तरक्की भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, देश में एकता से रहना चाहें, ऐसे गिने चुने लोगों को, जो चंद लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखें, उनसे कोई बहसबाजी नहीं करें, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। एक बड़ी चर्चा बनती है मीडिया को लेकर। अभी तक हमने रोजगार से लेकर बेरोजगार, किसान, राजनीति को लेकर बातचीत की, लेकिन एक सब लोगों के मन में सवाल उठता है कि हमारे हिंदुस्तान की मीडिया का क्या हाल है और किस तरह से आप, किस नज़रिए से हमारे हिंदुस्तान की मीडिया को देखते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। आज के समय में मीडिया पर उंगलियां उठ रही हैं। कारण उसका कुछ भी हो सकता है, या तो लालच का हो सकता है या दबाव का हो सकता है। अभी जैसे भारत समाचार हुआ, दैनिक भास्कर हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, वो निष्पक्ष था, क्या मिला? क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा था। अब परिवार सभी के होते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि बहुत सारे जो हमारे पत्रकार थे, जो हमारे भाई थे, मैं उनको भाई कहूँगा, अपने परिवार का हिस्सा कहूँगा, क्योंकि वो हमारे देशवासी ईमानदारी से जो खबर दिखा रहे थे। कितने की जान चली गई, कितने सारे जेलों में सज़ा काट रहे हैं। जो अच्छे पत्रकार हैं, रवीश कुमार हो, कृष्ण वाजपेयी हो, आरफन खानम शेरवानी, धाकड़ खबर में रईस खान है, बहुत सारे, अभिसार शर्मा, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने गुलामी बर्दाश्त नहीं करी और उन्होंने कहा कि जो चौथा खंबा है, जिस पर विश्वास होता है, हम उस लाइन से हटकर नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से दिखाएंगे। आज वो सोशल मीडिया चला रहे हैं। अब सवाल आता है, आपने जो जिक्र किया कि पत्रकारों पे वो उंगली जो उठ रही है, वो उंगली उठने का कारण ये भी है, और दूसरा ये भी है कि अच्छे पत्रकारों की हमारे देश में कमी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया से ही भाजपा सत्ता में आई। आज जो सोशल मीडिया है वो लगभग 80% सच्चाई को उजागर कर रही है और भाजपा की बखिया उधेड़ रही है। इस वजह से भाजपा के पंजे उखड़े हुए हैं और गिने चुने जो चैनल हैं उन पर इस वजह से वो कार्रवाई कर रही है, ताकि वो सोशल मीडिया के पत्रकार डर जाएं। आज मेरे साथ खास मेहमान थे भारतीय किसान यूनियन बलराज के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चेची। बड़े ही दमदार और सवालों के जवाब वो दे रहे थे। काफ़ी लोगों के बीच जाते हैं, अपने शब्दों को उन्होंने न्यूज़ टाइम भारत के सामने रखा। हम फिर किसी खास मेहमान के साथ आपसे बातचीत करेंगे। तब तक मेरे साथ आप इस शो को देखिए। साजिद अली, नोएडा से, न्यूज़ टाइम भारत।